बिजनेस टू का। तो अगर सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो हमें बिजनेस टू ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन रेवेन्यू के हिसाब से, रेवेन्यू के हिसाब से भी ज़्यादा ही है वो। अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है, तो ये 50% होगा इसका मेरे ख्याल से। इसका 20% होगा। तो इसमें बात ये देखने की कि इसने 1 लाख के रेवेन्यू, इसने 1 लाख का रेवेन्यू इसका उस पे से उसके बावजूद से 50,000 का प्रॉफिट जनरेट किया। इसका रेवेन्यू 5 लाख है लेकिन प्रॉफिट इसने सिर्फ 1 लाख जनरेट किया। तो अगर रेशियो के हिसाब यार से देखें तो हाँ, इसका फॉर्मूला क्या बताया था आपने? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं इसको। सर ये आएगा तकरीबन 0.5 आता है सर। अब मल्टीप्लाई पे 100 भी करना होगा तो परसेंटेज में आएगा, परसेंटेज में लिखते हैं रेशियोस, ये वाला रेशियो। तो इसका रेवेन्यू कम है लेकिन उस कम रेवेन्यू के बावजूद इसने प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट किया, और इसका जो है इसका प्रॉफिट रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है लेकिन उसके हिसाब से इसने प्रॉफिट कम जनरेट किया। तो अगर हम रेशियो निकालें तो बिजनेस वन ज़्यादा अच्छा है। ये फ़ायदा होता है रेशियो एनालिसिस का, क्योंकि अपेरेंटली हमसे नंबर देखे तो लगेगा कि बिजनेस टू ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर हम रेशियो के हिसाब से देखें तो फिर बिजनेस वन ज़्यादा अच्छा है, जी सर। क्योंकि उसने कम रेवेन्यू से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट किया, उसने ज़्यादा रेवेन्यू से भी कम प्रॉफिट जनरेट किया। इसलिए रेशियोज मैटर करते हैं एनालाइज करने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बजाय कि हम प्लेन नंबर को देख लें। सही है हसन? जी सर। तो पहले तो ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है जो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल से निकलता है, फॉर्मूला लिखे हुए आगे सारे। अब इस पे या तो कैलकुलेशन भी आ जाती है और एनालाइज भी करवाता है ये। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसके रीजन ये है। अब ये नहीं लिखना है कि रेवेन्यू ज्यादा, जी ये लिखना सर। है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा बढ़ रही है, प्रोडक्ट की चेंज हो रही है क्योंकि प्रोडक्ट यूनिक है या उस पर नए फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं। जैसे प्ले स्टेशन 4 इन्होंने प्लेन निकाला था, उसके बाद फिर इन्होंने PS4 प्रो निकाला तो उस पर फीचर्स ऐड की तो उसके ज़्यादा चार्ज करते हैं। इसी तरह सैमसंग भी यही कर रहा होता है, पहले जैसे नोट 20 निकाला, फिर नोट 20 अल्ट्रा भी था, सॉरी S20 अल्ट्रा भी था जो है, या नोट 20 अल्ट्रा भी था। तो उस अल्ट्रा के ऑब्वियसली प्राइस ज़्यादा होंगे क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स है। ये तो कंपटीशन कम फेस कर रहे हैं क्योंकि मर्जर एंड टेक ओवर्स की वजह से। सर इसमें ये भी तो हो सकता है ना कि ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में हो ही ना। अब प्रोडक्ट यूनिक है फिर, तो वो कोई सा भी रीजन लिख सकते हो, इस तरह लिखना होगा कि इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस क्योंकि प्रोडक्ट यूनिक है या न्यू फीचर्स हैव बीन एडेड ऑन टू प्रोडक्ट। अब जैसे जो प्रिंगल्स के चिप्स हैं उनके लिए कोई कंपटीशन नहीं, वो मोनोपोली है, तो वो अपने मर्जी की जो दिल चाहे प्राइस चार्ज करता है। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा ये या तो तुम चीपर सप्लायर से कुछ खरीद रहे हो जिसकी वजह से लोअर परचेज प्राइस आ रही है तुम्हें। अगर तुम चीपर सप्लायर से खरीदोगे तो ऑब्वियसली परचेजेस की कॉस्ट डाउन होगी। ये भी रीजन हो सकता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होने का। सही। अब जैसे ओई लेवल के टीचर थी प्रिंटिंग करवाते, अगर बहादुराबाद से कराए तो महंगी पड़ेगी। यही काम अगर मैं वो वहाँ से करवाऊँ अपना मीना बाजार वाले इलाके से, जहाँ प्रिंटिंग का भी काम होता है काफ़ी, करीमाबाद में, तो करीमाबाद में सस्ती पड़ेगी प्रिंटिंग। बिल्कुल सर। काम भी तुम्हारा निकल रहा हो, तुम्हें चीपर सप्लायर भी मिल जाएगा करीमाबाद में। बहादुराबाद जाओगे तो एक्सपेंसिव पड़ेगा। इसके अलावा अगर मेरी कॉस्ट ऑफ परचेजेस इंक्रीज हुई ना, अगर सपोज करो मैं गुड्स महंगे खरीद रहा हूँ तो मैं फिर कस्टमर्स के प्राइस भी बढ़ा दूंगा। इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैव बीन पास्ड ऑन टू कस्टमर्स। ये वाला छोड़ दो तो अच्छा है, क्योंकि ये रीजन एक ही रीजन या दो रीजन ही लिखने होंगे मैक्सिमम। ये भी मैं बताऊंगा कब दो लिखने कब एक रीजन लिखना है। अब जीबी मार्जिन वर्स होने के रीजन ये होते हैं, जरा इनको भी पढ़ लो। इसमें से इन्वेंट्री लॉस वाला रीजन छोड़ देना, इनको पढ़ के समझ लो, अगर समझ नहीं आया तो पूछ लो मुझसे, वाइस वर्सा होंगी ये। Increase in cost of goods purchased, cost of production might not have been passed on to the customers.
जी सर, रीड कर लिया। सही है, समझ आ गई ना रीजन? सेलिंग प्राइस कम कर देगा या कॉस्ट ऑफ परचेजेस जी बढ़ सर। या महंगे सप्लायर से गुड्स खरीद रहे हैं, या आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज इंक्रीज हो गया लेकिन कस्टमर के लिए प्राइस नहीं बढ़ाई तो उससे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हो जाएगा। सर। और या तुमने सेलिंग प्राइस रिड्यूस कर दी क्योंकि सीजनल सेल्स करनी है या कंपटीशन बढ़ गया इंडस्ट्री में। जैसे तुमने टेस्ला का शायद सुना हो कि एक कॉम्पिट एक उसका कंप्यूटर है वो सेम चीज सेम सिमिलर गाड़ी बना रहा है लूसेट के नाम से, और ये फॉर्मर टेस्ला का एम्प्लॉय था जिसने लूसेट की कंपनी बनाई है। तो उसी की वजह से ना टेस्ला ने थोड़ी सी प्राइसेस गिरा दी अपने उस इलेक्ट्रिक कार के। शायद अगर तुमने न्यूज़ सुनी हो ये। जी सर। इसके अलावा जब उबर या नया आया था तो करीम ने अपने प्राइसेस थोड़े डाउन किए थे उस वक्त। अच्छा, अबे ये प्रॉफिट मार्जिन, जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है ना उसको रेवेन्यू से डिवाइड कर देते हैं। मैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला भी दिखा देता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट ओवर रेवेन्यू डिवाइड बाय 100 पे मैंने एग्जांपल भी लिख दी। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सारे परसेंटेज टर्म्स में लिखे जाएंगे ऑलमोस्ट, सही है। सबको आखिर में मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा, सब परसेंटेज टर्म्स में लिखने। अगर तुम परसेंटेज नहीं लगाओगे तो मार्क्स, आंसर के मार्क्स नहीं मिलेंगे। मतलब से जो भी आंसर है उसको एंड में परसेंटेज में करता रहा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में बाकी के अलग यूनिट्स होंगे, ये अभी से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की बात करो, सही है। प्रॉफिट मार्जिन शो करता है जी कि सर। प्रॉफिट फॉर द ईयर को अगर मैं रेवेन्यू से कर दूं तो प्रॉफिट फॉर द ईयर में अगर चेंज आएगा तो मेनली वो या तो ग्रॉस प्रॉफिट में चेंज होने की वजह से होगा या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में चेंज आने की वजह से होगा। अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर इम्प्रूव हो रहा है तो इसका मतलब बिजनेस अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को बेटर कंट्रोल कर रहा है। उसने डाउन साइजिंग करके सैलरीज कम कर दी या उसने अपने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस डिक्रीज किए। सही। तो एक से बस दो एक्सपेंसेस के नाम लिख देना उसमें। और अगर ये एक डिक्रीज हो रहा है प्रॉफिट मार्जिन तो फिर एक्सपेंसेस पे कंट्रोल बिजनेस का अच्छा नहीं, उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे सैलरीज एंड वेजेस बढ़ रही होंगी, नए नॉन करंट एसेट्स खरीद लिए तो डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो रहा होगा, कैरेज आउटपुट्स हो सकता है उसकी इंक्रीज हो रही हो, कि फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए तो अब कस्टमर को गुड्स डिलीवर करवाना महंगा पड़ रहा है। सही। ये पढ़ लो। अच्छा, इस पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वाले रीजंस नहीं लिखना जो है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो अलग से एनालाइज करवाता है। तो उसमें बात तुम्हें मेनली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे ही करनी है, प्रॉफिट मार्जिन पे, सही है। सही। सही। इसको रीड कर लो फिर मैं आगे बढ़ूँ। जी सर, रीड कर लिया सर। फिर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू सेल रेशियोज है, इस पे सिंपली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को डिवाइड कर देना है रेवेन्यू से। इस रेशियो में हम ये देखना चाहते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स कितनी है। अच्छा, ये रेशियो ज़्यादा हो तो अच्छा है या कम हो तो अच्छा है, इस वाले रेशियो का पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू सेल्स। सर, इसमें क्या कहते हैं सर, आप क्या कह रहे थे? देखो, इसमें ना हम ये चेक करते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स कितना है। तो हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को रेवेन्यू से डिवाइड करके ये रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो इस रेशियो लाइक के सर, बारे में ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो जी सर, वो तो वही हो गया ना सर कि आपके डे टू डे एक्सपेंसेस और वो सब बिल्कुल, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बिजनेस ऑपरेट करने के। इनकम स्टेटमेंट में दिए हुए होते ही है। सही तो सर, इसको हम सेल्स से कंपेयर करते हैं कि अगर हमारी सेल्स कम हो रही है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस ज़्यादा है तो फिर फजूल है। हाँ, तो ये रेशियो कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए, ये पूछ रहा हूँ मैं। सर, ये रेशियो सर कम होना चाहिए। देखो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स जितने कम हो उतना अच्छा है, इसका मतलब बिजनेस के एक्सपेंसेस कम है। तो इसका जी सर। एनालिसिस सिमिलर है, प्रॉफिट मार्जिन वाला ही करेंगे। लेकिन बस पे ये बात याद नहीं कि रेशियो अगर कम है तो अच्छा है, ज़्यादा है तो बुरा है। जी सर। अच्छा, इसको भी रीड कर लो, वही रीज़न है, उसमें कोई चेंज नहीं है। कि अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा होने की वजह से रेशियो खराब वर्ड्स हो रहा होगा, और अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे तो ये रेशियो इंप्रूव हो रहा होगा, खत्म बात।
Yes, sir. अच्छा, ये इंपॉर्टेंट रेशियो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके अच्छा दो रेशियोज कर लेंगे, फॉर्मूलाज दिखा दूँ। मैंने रेशियो भी लिखा हुआ, पर मैंने एग्जांपल भी लिखी कि उसको आंसर कैसे लिखना है उसका। जैसे 25 आए तो 25% लिखना है, प्रॉफिट फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100 ये भी परसेंटेज टर्म्स में लिखना है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का पहले फॉर्मूला दिखा देता हूँ। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस होता है ना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है ये। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन सर, ये क्या बात हुई? ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है, मेनली एक कंपनी में कैलकुलेट कराता है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस कंपनी अकाउंट्स में होता है, जब वहाँ बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। अभी से इतना याद रख लो कि इंटरेस्ट और टैक्स से पहले का प्रॉफिट होता है, सही है। यानी इंटरेस्ट और टैक्स से माइनस नहीं हुआ हुआ तो वो भी हमारे एक्सपेंसेस है ना। इंटरेस्ट और टैक्स माइनस नहीं हुए हुए अगर प्रॉफिट, इसमें से प्रॉफिट में से, तो ये प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस है। अच्छा, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड आता है इक्विटी को नॉन करंट लायबिलिटीज को ऐड करने से। वहाँ मैंने कंपनी के हिसाब से फॉर्मूला लिखा है नोट्स में, इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। कैपिटल एम्प्लॉयड एक पे तो एक तो हम अपनी ओनर्स की इन्वेस्टमेंट लेते जो इक्विटी है, उसके अलावा लेंडर्स की इन्वेस्टमेंट लेते जो नॉन करंट लायबिलिटीज है। तो इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज से कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। आसान, सही है। इक्विटी प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज। सर इक्विटी तो हमारा वो हो गया, क्या कहते हैं, कैपिटल। हाँ, और सर नॉन करेंट लायबिलिटीज क्यों डालेंगे सर? क्योंकि कैपिटल दो टाइप के होते हैं बिजनेस में, एक तो जो ओनर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है, दूसरा जो लेंडर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है, कर्जदारों ने, वो नॉन करंट लायबिलिटीज में होता है। नॉन करंट लायबिलिटीज लोन्स होते हैं ना, आउटसाइडर से लिए हुए बिजनेस के लिए। नहीं सर, तो कैपिटल एम्प्लॉयड सर वो हमारा वो नहीं होता सर, क्या कहते हैं, सर जो हमारी मशीन्स वगैरह जो है, एसिड्स में नहीं आएगा सर ये? वही आंसर आ जाएगा जो एक्चुअली इक्विटी और नॉन करंट लायबिलिटीज से इन्वेस्टमेंट रेस किया, वो इवेंचुअली तुम एसेट्स खरीदने में और इन्वेंट्री खरीदने में खर्च करोगे ना पैसे। जो इन्वेस्टमेंट है फिर ये यूज करोगे ना एसेट्स वगैरह बाय करने के लिए, इसलिए इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज होता है। जो भी तुम इक्विटी से या नॉन करंट लायबिलिटी से इन्वेस्टमेंट फंड्स रेस करोगे, उसको फिर यूज करोगे ना एसेट्स बाय करने के लिए, और यूज किया भी होगा एसेट्स बाय करने के लिए, इन्वेंट्री बाय करने के लिए। कैपिटल की जब बात होती है ना, तो उस पर अक्सर बेशतर इन्वेस्टमेंट लेनी होती है। सही। आसान कुछ कह रहे हो तुम, कट रही है बात तुम्हारी बीच में। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ सही है, समझ आ गया सर। इन्वेस्टमेंट के लिए तुम ये देखेंगे ना कि कितना हमने ओनर्स ने इन्वेस्ट किया था और कितना लेंडर्स ने हमें लेंड किया था। उसके बाद पर हम उसे जैसे भी खर्च करें मशीनरी खरीदने में या कुछ भी करने में। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड शो करता है कि प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शो करता है एक तरह से कि कितना इन्वेस्ट किया और कितना उसमें प्रॉफिट अर्न किया हमने। तो अगर हम कम इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा, तो हम जितना ज़्यादा अपना प्रॉफिट अपना इन्वेस्टमेंट से जनरेट करें उतना अच्छा है। तो ये रेशियो सही है ज़्यादा होना चाहिए। सर, थोड़ी डिफिकल्ट नहीं है रेशियो? हाँ, तो इसीलिए कहा था कि रीड करके आओ, तुम लोगों ने रीड नहीं किया। क्वेश्चन भी कराने, रेशियो आसान है, आते जाते तो ओ लेवल के रेशियोज हैं, ये सब कुछ रेशियोज एडिशनल है इसमें एएस लेवल पे। हाँ, ए2 में नहीं सर, बहुत सारे मतलब नए ये रेशियोज हैं। एक्चुअली ए2 में डिफिकल्ट है ये टॉपिक, एएस पे तो सारे ओ लेवल के रेशियोज हैं ये।
A2 में भी शायद रेशियोज है। A2 में भी रेशियोज, उसमें ये भी याद रखने पड़ते हैं, और उसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज के रेशियोज हैं A2 में, वो नए हैं सारे, वो कभी नहीं पढ़े होंगे तुम लोगों ने। लेकिन जो एस लेवल पे रेशियोज है ऑलमोस्ट सारे ओ लेवल के ही है, बस 2-3 एडिशनल रेशियोज पढ़ने होंगे। इसको रीड कर लो जरा, फिर एक एग्जांपल भी है नीचे। जी सर। प्रॉफिट इज इन्वेस्टमेंट इसलिए देखा जाता है कि कितना, कि हमने कितना इन्वेस्ट किया, उसके कितना परसेंट प्रॉफिट जनरेट किया इन्वेस्टमेंट करके। सिर्फ आइसोलेशन में प्रॉफिट देखने से कभी हम एनालाइज नहीं कर सकते कि बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी है नहीं। हम ये देखेंगे एज अ परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना प्रॉफिट आ रहा है बिजनेस में, जितनी हमने इन्वेस्टमेंट किया उसके हिसाब से प्रॉफिट जनरेट किया है या नहीं, इसलिए रेशियो कैलकुलेट करते हैं हम। अभी नीचे एग्जांपल भी है इसकी। ये सर जी। तो ये एक एग्जांपल है जरा। 100,000 इन्वेस्टमेंट इज ओनली जनरेटिंग 5,000 प्रॉफिट। फिर एक दूसरी इन्वेस्टमेंट 10,000 की है जिसकी वजह से 5,000 का इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 जनरेटिंग 5,000 प्रॉफिट है ये, सॉरी, विच वन इज बेटर। तो पहले इस सिचुएशन में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, सिंपली प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देंगे। सर सर 5% पहले वाले का आएगा सर। दूसरे वाले का कितना? फिर दूसरे वाले का आ रहा है 10, 50% सर। हाँ, अब तुम यहाँ देखो कि 1 लाख इन्वेस्टमेंट करके इसने 5,000 का प्रॉफिट जनरेट किया, दूसरे बिजनेस से 10,000 इन्वेस्ट करके 5,000 का प्रॉफिट जनरेट किया। तो अगर हम सिर्फ तो प्रॉफिट दूसरा को देखें बिजनेस तो हमें ज़्यादा दोनों बिजनेस बेटर ही है। अच्छे लगते हैं। अगर हम सिर्फ प्रॉफिट को कंपेयर करते तो दोनों बिजनेस ही सही लगते हैं, क्या दोनों ही सिमिलर लेवल ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, तो वहाँ दोनों ही अच्छे। एज अ परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट देखा तो पता चल रहा है कि बिजनेस बी बेहतर है, क्योंकि उसने कम इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा प्रॉफिट जनरेट किया, उसने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके कम प्रॉफिट जनरेट किया, तो इसलिए आरओसी निकाला जाता है। अब समझ आया? जी सर। ये रेशियो अगर इम्प्रूव हो रहा है या ज्यादा है तो इसका मतलब अच्छा, ये दोनों टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए होता है, लेंडर्स के लिए भी और ओनर्स के लिए भी। शेयर होल्डर्स का मतलब ओनर्स, दोनों को हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, तो दोनों की जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि या तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस इंक्रीज हो गया या कैपिटल एम्प्लॉयड डिक्रीज हो गया, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड डिनोमिनेटर होता है फॉर्मूला में ना, तो डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा तो रेशियो ओवरऑल इंप्रूव हो जाएगा, या न्यूमरेटर अगर इंक्रीज हो रहा है तो रेशियो इंप्रूव होगा। लोअर रेशियो का मतलब है कि दोनों को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स से अनहैप्पी होंगे। इसको पढ़ लो जरा, ये एनालिसिस लिखना है इसमें थोड़ा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में। हसान रीड कर लिया ये? एक मिनट सर, लास्ट। जी सर। समझ आ गया? अच्छा, जी अब सर। लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी में हम सब, ये सब ओनर्स के लिए कैलकुलेट होता है, जबकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ओनर्स के लिए भी कैलकुलेट होता है और लेंडर्स के लिए भी होता है। मैं इसका फॉर्मूला दिखाता हूँ।
ऑल्दो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा आता है, ये कम आता है। इसमें हम प्रॉफिट फॉर द ईयर को डिवाइड कर देंगे इक्विटी से। ये कुछ फॉर्मूलाज कंपनी के हिसाब से लिखे क्योंकि कंपनी में ज्यादा आते हैं टेस्ट, इसलिए। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी, टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स का मतलब है टोटल इक्विटी। अभी कंपनी पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा कंपनी के इक्विटी को कहते हैं शेयर होल्डर्स फंड्स। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100। सही से। तो ये सिर्फ ओनर्स के लिए शो करेगा कि उनकी इन्वेस्टमेंट कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो ये रेशियो हम सिर्फ शेयर ओनर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए कैलकुलेट करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। तो उसमें ओनर्स देखेंगे कि उनकी इन्वेस्टमेंट कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, कि सिर्फ उनकी इन्वेस्टमेंट की वजह से कितना प्रॉफिट बिजनेस जनरेट कर रहा है। सही। इसको पढ़ लो जरा। से रिटेल है। ये भी जितना ज्यादा उतना ज्यादा अच्छा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सारे परसेंटेज टर्म्स में एक्सप्रेस करने, तो आंसर जब आ जाए ना तो उनके साथ परसेंटेज लगानी है, और सबको फाइनल आंसर निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना होगा। तो ये थे सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सब फॉर्मूलाज लिखे हुए, सबकी एग्जांपल भी लिखी हुई है मैंने आंसर की। दूसरे पे लिक्विडिटी रेशियो है, ये तो पढ़े होंगे ओ लेवल में भी। करंट रेशियो होता है, लिक्विड टेस्ट या एसिड टेस्ट रेशियो होता है। जी सर, ये पड़ेगा। लिक्विडिटी रेशियोस ऑब्वियसली कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन चेक करने के लिए निकाले जाते हैं कि उसकी कैश पोजीशन क्या है, वो अपने करंट लायबिलिटीज को और एक्सपेंसेस को पे कर सकता है या नहीं। या ऐसा तो नहीं कि इसकी लिक्विडिटी शॉर्टेज है बिजनेस में। तो सबसे पहले करंट रेशियो होता है, इसमें सिंपली करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज कर देते हैं हम। तो उसमें सपोज करो 1.5:1 आंसर आया, ये रेशियो में आंसर लिखते सही है 1.5:1। सपोज करो 1.5 आंसर आए तो 1.5:1 लिखेंगे। तो इसका मतलब ये कि हर $1 ऑफ करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए मेरे पास $1.5 ऑफ करंट एसेट्स है। तो इसका मतलब करंट लायबिलिटी कम है, पे करने के लिए मेरे पास ज्यादा करंट एसेट्स है। तो इसका ना बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है, डिसेंट एटलीस्ट। पहले इसको पढ़ना, इसमें एग्जांपल का मतलब। Ratio of 1:1 shows that the business has a 1:5 to pay of each $1 of current liabilities, thus it will not have liquidity or cash flow problems. तो उसमें यही कमेंट करना, अगर ये रेशियो अच्छा है तो लिख देना कि लिक्विडिटी पोजीशन इंप्रूव है, इसको अपने एक्सपेंसेस पे करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अगर ये रेशियो 1 से नीचे तो फिर ये बुरा होता है। अगर ये रेशियो 1 से नीचे आ रहे हैं, 0.75 0.5 आंसर आ रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि हर $1 ऑफ करंट लायबिलिटी पे करने के लिए सपोज करो मेरे पास $0.5 ऑफ करंट एसेट है, तो फिर इसका मतलब है कि बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन वीक है, प्रोबेबली कैश की शॉर्टेज है उसमें। तो ये आइडियल रेंज 1.5 से 2 के बीच में तो सही रहता है, कम से कम 1:1 होना चाहिए। मगर ये इतना ज्यादा भी नहीं चाहिए, जैसे 3:1 है। अगर 3:1 है तो उसका मतलब अपने करंट एसेट्स को हम यूटिलाइज नहीं कर रहे, कैश आइडल पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री बिक नहीं रही, या ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है लीनियंट क्रेडिट पॉलिसी की वजह से। एक कस्टमर से हम पैसे निकलवा नहीं रहे सही से। एक सेकंड पैसे
इसको पढ़ लो जरा, करंट रेशियो को, यही पढ़ के समझ आ जाएगा जल्दी, आसान है बहुत। shows how much dollar का business has to pay. इससे रीड कर लिया सर। इसका फॉर्मूला होता है करंट रेशियो डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो इसका जैसे 1.5 आंसर आए तो 1.5:1 लिखना होगा आंसर इसका। अच्छा, बट एसिड टेस्ट रेशियो क्विक रेशियो में वही चीज है, बस फर्क ये कि इसमें करंट एसिड्स माइनस इन्वेंट्री करते हैं, करंट एसिड्स के टोटल में से इन्वेंट्री माइनस करते हैं और उसे डिवाइड कर देते हैं करंट लायबिलिटीज से। इस क्विक रेशियो या करंट एसिड टेस्ट रेशियो थोड़ा सा रियलिस्टिक वर्जन है करंट रेशियो का। इन्वेंट्री से माइनस करते कि इन्वेंट्री लीस्ट लिक्विड करंट एसिड है। इन्वेंट्री का तुम्हें खुद पता है कि अगर सामान खरीद के लाए तो उसे कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है, फौरन नहीं होती। तो इन्वेंट्री लीस्ट लिक्विड करंट एसिड है, एक तो उसे कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। उसके अलावा अगर मेरे करंट एसिड्स की वैल्यू इसलिए ज्यादा है कि मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो ये अच्छा नहीं है बिजनेस के लिए। क्योंकि अगर इन्वेंट्री तुम्हारी बिजनेस में ज्यादा है तो उसको ना तुम्हारा पैसा ना इन्वेंट्री में फंसा हुआ है। अगर वही इन्वेंट्री बिके तो फिर उस पर कैश जनरेट करेगी वो इन्वेंट्री बिजनेस के लिए। हाँ हेलो थोड़ी सी असान, आवाज कट रही थी, क्या कह रहे थे? ये मैं कह रहा हूँ कि इन्वेंट्री लीस्ट लिक्विड करंट जी एसिड सर। है क्योंकि उसको कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। और जी उसके सर। अलावा अगर करंट एसिड्स की वैल्यू इसलिए ज्यादा है कि इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा है, तो ये अच्छा है बिजनेस के लिए या नहीं? करंट एसेट्स की वैल्यू इसलिए ज्यादा आ रही है कि इन्वेंट्री की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो ये बिजनेस के लिए अच्छा है या नहीं आसान? सर क्या आप कह रहे हैं कि इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा है और करंट एसेट की अब करंट एसेट्स का पार्ट होती है ना इन्वेंट्री, तो अगर करंट एसेट्स की वैल्यू इसलिए ज्यादा है कि इन्वेंट्री की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो ये बिजनेस के लिए हेलो अच्छा है या नहीं? सर, इन्वेंट्री बिजनेस के लिए ज्यादा इन्वेंट्री सर अच्छी तो नहीं होती। क्योंकि इसका मतलब है कि पैसा फंसा हुआ है उसमें, अगर वही इन्वेंट्री बिके और जी सर। सेल्स हो तो फिर कैश रिलीज होगा ना उस इन्वेंट्री में से। अगर सामान बिक नहीं रहा है तो जी फिर सर। पैसा फंसा हुआ आपका इन्वेंट्री में। इसलिए इसको इन्वेंट्री को माइनस किया जाता है करंट एसेट्स में से, और बाकी एसेट्स करंट एसेट्स को हम सब कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो एक तो कैश में कन्वर्ट जल्दी होते हैं और प्लस वो ज्यादा लिक्विड भी होते हैं करंट एसेट्स। तो इसलिए इन्वेंट्री माइनस करके हम करंट एसेट्स में से इसमें से लिक्विडिटी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। एटलीस्ट ये 1:1 होना चाहिए। अच्छा, अगर ये 1 से नीचे है तो उसका मतलब हमारा इन्वेंट्री में कैश बहुत स्टक हुआ हुआ है और लिक्विडिटी पोजीशन ऑब्वियसली वीक है। सही। तो एक एग्जांपल है, अगर सपोज करो ये करंट रेशियो जो है वो 1.5 है, लेकिन एसिड टेस्ट रेशियो या लिक्विडिटी या क्विक रेशियो तुम्हारा सिर्फ 0.5 है, तो उसका मतलब तुम्हारा इन्वेंट्री में बहुत कैश फंसा हुआ है, क्योंकि ये रेशियो तो इन्वेंट्री ज्यादा होने की वजह से ज्यादा आ गया। लेकिन रियलिटी तुम्हें फिर एसिड टेस्ट या लिक्विडिटी रेशियो के जरिए पता चली कि नहीं, मेरी एक्चुअल में लिक्विडिटी अच्छी नहीं क्योंकि मेरा तो पैसा फंसा हुआ इन्वेंट्री में। ये इसलिए निकाला जाता है। इसको रीड कर लो एक बार जरा।
जी सर। बढ़िया। अच्छा, अभी एफिशिएंसी रेशियोज स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर या एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये कैलकुलेट होता है अकाउंट रिसीवेबल को डिवाइड कर दो क्रेडिट सेल्स से और मल्टीप्लाई कर दो 365 से, तो इसका आंसर डेज में आएगा। अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू 365, अब मिसाल के तौर पे 30 डेज आंसर आएगा। तो इसका मतलब है कि अपने क्रेडिट कस्टमर्स को ना 30 डेज अलाउ कर रहे हैं कि वो हमें पेमेंट करते हैं अपनी ड्यूज की। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कस्टमर्स होते हैं ना, और आंसर जी सपोज करो सर। इसको 30 आ रहा है, तो उसको ना 30 दिन दे रहे हैं कि वो अपनी डेट सेटल कर ले। अब सपोज करो पिछले साल हम उन्हें जी सर। 15 दिन का टाइम दे रहे थे, लेकिन इस साल हम करंट ईयर में उन्हें 30 दिन का टाइम दे रहे हैं, तो हम ज्यादा टाइम दे रहे हैं अपने क्रेडिट कस्टमर्स को। जी सर। तो इसका मतलब हमारी लीनियंट क्रेडिट पॉलिसी है। अच्छा, अगर लीनियंट क्रेडिट पॉलिसी, तो ऑब्वियसली एट टाइम्स लोग क्रेडिट पे बाय करना प्रेफर करते हैं, तो उससे हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अगर हम क्रेडिट पे सेल्स कर रहे, अगर हमारी क्रेडिट पॉलिसी लीनियंट है, तो हमारे रेवेन्यूज इंक्रीज होंगे इससे, क्योंकि हमसे ज्यादा लोग खरीदेंगे अब, और उसकी वजह से ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो ये रेशियो ऐसे हैं कि ये ज्यादा होने के भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, और ये रेशियो अगर कम भी है तो उसके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अब अगर हम ज्यादा टाइम कस्टमर्स को दे रहे हैं तो हमें कैश फ्लो की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कस्टमर्स हमें लेट पे कर रहे हैं, इजंट इट? जी सर। और अगर हम कस्टमर्स को ज्यादा टाइम दे रहे हैं तो इररिकवरेबल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी पड़ा था। ज्यादा टाइम दे रहे तो बैड डेट का रिस्क इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम देंगे कस्टमर को, उतना ज्यादा चांस है कि कस्टमर हमारे पैसे मार ले, या कस्टमर हमें धोखा देके भागते हैं। सही सर, इसमें कैश फ्लो का भी तो इशू आएगा ना। हाँ, इसमें तो ये अगर रेशियो ज्यादा है तो ये उसके बारे में अलग से लिखा हुआ है, मैंने इसको रीड कर लो। नीचे पर मैंने लो होने के बारे में लिखा है। तो अगर ये रेशियो ज्यादा है तो उसका फायदा भी, उसका नुकसान भी है। ये रिलेटिव रेशियोज है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर और ट्रेड पेएबल टर्नओवर। ज्यादा है तो भी फायदा नुकसान है, कम है तो भी फायदा नुकसान है, तो दोनों लिखने होंगे इसके लिए। जी सर। अब सपोज करो ये रेशियो कम है, पिछले साल हम 30 डेज अलाउ करे थे, सपोज करो इस साल मैं 15 डेज अलाउ कर रहा हूँ, तो इससे मेरा कैश फ्लो तो इम्प्रूव होगा। स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी की वजह से कैश फ्लो इम्प्रूव होगा, क्योंकि हम डंडा देके कस्टमर से जल्दी पैसा निकलवा रहे, तो ऑब्वियसली हमारी कैश फ्लो की पोजीशन बेहतर हो जाएगी, पैसा जल्दी आएगा कंपनी में। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है, हम अपने कस्टमर से उस कॉम्पिटिटर को लूज कर सकते हैं जो हमसे ज्यादा कस्टमर्स को टाइम दे रहा है पे करने के लिए, तो ऑब्वियसली फिर हमारा रेवेन्यू डिक्रीज होगा। और फिर एक फायदा एक और ये भी है कि कस्टमर से जल्दी पैसा निकलवा लेंगे तो बैड डेट्स, इररिकवरेबल डेट्स का रिस्क कम हो जाएगा। इसको पढ़ लो जल्दी से, सेकंड पैराग्राफ पढ़ लो जल्दी से। सही सर।
आप पढ़ लिया आसान? जी सर, रीड कर लिया सर। और इसमें एक बात याद है, क्रेडिट सेल्स यूज होंगी तो एट टाइम्स ना उसमें जैसे टोटल सेल्स दी हुई होंगी तो उसमें कैश सेल्स माइनस कर देना तो क्रेडिट सेल्स आ जाएगी। क्रेडिट सेल्स की फिगर यूज करनी होगी, इसमें ध्यान रखना है इस रेशियो में। खराब कर दिया मेरा यार। अच्छा, इसी तरह ट्रेड पेबल्स टर्नओवर और एवरेज पेमेंट पीरियड है। इसका फॉर्मूला होता है ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेसेस मल्टीप्लाई बाय 365। तो ये रेशियो भी डेज में आता है। अकाउंट्स पेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेसेस मल्टीप्लाई बाय 365। अब इसे 20 दिन का मतलब है कि सब क्रेडिट सप्लायर ने ना हमें 20 दिन दिए हुए कि हम उसकी पेमेंट कर दें। तो हम 20 दिन साल के की अंदर, करते सर। हाँ हम 20 दिन के अंदर ना क्रेडिट सप्लायर की पेमेंट करते हैं। तो हमें 20 दिन का टाइम दिया हुआ है सप्लायर ने पे करने के लिए, जो सामान हमने क्रेडिट पर खरीदा था उसके लिए। सपोज करो पिछले साल हम 10 दिन के अंदर पे कर दिया करते थे सप्लायर को, लेकिन अब हम जो है वो 20 दिन लगा रहे सप्लायर को पे करने में। तो सप्लायर की पेमेंट हम डिले कर रहे हैं तो इससे हमारा कैश फ्लो इम्प्रूव होगा, क्योंकि सप्लायर को हम देर से पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारी कैश फ्लो, हमारा कैश फ्लो ज्यादा सर होगा। लेकिन हाँ हाँ बोलो। सर लेकिन फिर वो अगर हम डिले करेंगे सर तो फिर वो अगली दफा क्रेडिट में भी फिर नहीं देगा। हाँ तो ये नुकसान भी, फायदा तो ये है कि चलो वक्ती कैश फ्लो पोजीशन इंप्रूव हो जाएगी क्योंकि हम उसकी पेमेंट डिले कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि सप्लायर के साथ रिलेशनशिप खराब होगा और फ्यूचर में हो सकता है वो क्रेडिट परचेजेस के लिए रिफ्यूज कर दे या बल्क बैंक डिस्काउंट खत्म कर दे सारे, या वो सिर्फ नेक्स्ट टाइम कहे कि आप कैश पे परचेज करें, आपको जरूरत नहीं क्रेडिट पे परचेजेस करने की। तो ये रेशियो अगर ज्यादा है तो उसके फायदे और नुकसान भी है, पहले यहाँ तक पढ़ लो उसको। जी सर, करिए सर। अच्छा, इसी तरह सपोज करो पिछले साल हम उसको 20 दिन लगा रहे थे पे करने में, इस बार हम उसे 10 डेज के अंदर अंदर पे कर रहे हैं। तो सप्लायर के साथ ऑब्वियसली रिलेशनशिप इंप्रूव होगा क्योंकि उसे जल्दी पैसे मिल रहे हैं तो वो फिर हमें ज्यादा डिस्काउंट देगा, हमें और क्रेडिट पे परचेजेस करना अलाउ करेगा। लेकिन इससे हमें कैश फ्लो की प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि अगर हम सब क्रेडिट सप्लाई को जल्दी पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली थोड़ी सी हमारी कैश फ्लो डाउन होगा इससे। इसको रीड कर लो, सेकंड पैराग्राफ को। सही सर। और होमवर्क के क्वेश्चन सब करते रहो तो अच्छा है, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम अगर तुम लोग हो तो तुम लोग मुझसे पूछ भी सकते हो। और होमवर्क के क्वेश्चन करने से ही पता चलेगा तुम लोगों को कौन सा टॉपिक कितना सही समझ आया, कितना सही समझ नहीं आया। तो फिर तुम लोग क्यूरियसली पूछ सकते हो मुझसे। जी सर। अब नहीं करोगे तो तुम करोगे, अब तो करना चाहिए। देनी कितने रहे? सर मैं तो सर स्टार्ट कर दिया है एक का भी आधा हो गया वो। अभी वो क्लास टेस्ट को कंप्लीट करूँगा, उसके बाद कोशिश है कि आज 2 से 3 क्वेश्चन कर लूँ। अच्छा
अच्छा, इसमें भी डेज में ही आंसर लिखते हैं। इसके अलावा अगर टोटल परचेजेस दी हुई है तो उसमें से कैश परचेजेस माइनस कर देना तो क्रेडिट परचेजेस आ जाएंगी। सही है, इस पे क्रेडिट परचेजेस की फिगर यूज करनी है, टोटल की नहीं यूज करनी। सही है। अच्छा, फिर ये फॉर्मूला ओ लेवल में भी था, इन्वेंट्री टर्नओवर है, रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर, याद है ये? जी सर, जी सर। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे डिवाइडेड ख्याल बाय से एवरेज मुझे इन्वेंट्री। याद नहीं सर, एक सही। इसमें हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ना कॉस्ट ऑफ सेल्स को डिवाइड कर देते हैं एवरेज इन्वेंट्री से, और एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला ये ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। सर रेशियोज में बेसिकली सारे फॉर्मूलाज ही याद रखना। ये फॉर्मूलाज याद करने और एनालिसिस भी करवाता है वो बाजू का 9-9 10-10 मार्क्स को। तो तुम लोग को रीजंस भी पता होने चाहिए कि अगर इन्वेंट्री टर्नओवर पिछले साल 10 टाइम्स था, अब 20 टाइम्स हो गया, तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं। तो पॉसिबल रीजंस लिखने होंगे एक दो तुम लोगों को। ये तुम्हारा इन्वेंट्री टर्नओवर 10 टाइम्स है, कॉम्पिटिटर का इन्वेंट्री टर्नओवर 5 टाइम्स है, तो फिर तुम दोनों के तुम्हारा कॉम्पिटिटर का कंपैरिजन करना होगा तुम्हें, तो उसके लिए एक दो रीजन देने होंगे। इसलिए समझा रहा हूँ रीजन में, ऐसे ही नहीं समझा रहा, वरना तो वैसे फॉर्मूला करवा देगा, क्योंकि एनालिसिस में पूछ रहा होता है अक्सर बेचता। ओपनिंग इन्वेंट्री तो अब सपोज करो इसका आंसर 10 टाइम है। सही है। जी सर। इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब होता है कि हर साल हम कितनी मरतबा इन्वेंट्री खरीद रहे हो, कितनी मरतबा बेच रहे हैं। तो 10 बार 10 मरतबा 10 टाइम साल में तुम इन्वेंट्री बाय करते हो और इन्वेंट्री तुम्हारी बिक भी जाती है। ये मतलब है इसका। एक मिसाल लेते, 2020 में ये 10 टाइम्स था, 2021 में ये 20 टाइम्स हो गया। पिछले साल हम 10 मरतबा इन्वेंट्री खरीद रहे थे और 10 मरतबा बेच रहे थे, लेकिन इस बार हम 20 मरतबा इन्वेंट्री खरीद रहे, 20 मरतबा इन्वेंट्री बेच रहे। सही। तो तुम्हें लगता है कि ये ज्यादा अच्छा है? जितनी तो ये रेशियो जितना ज्यादा उतना ज्यादा अच्छा है। तो जितना ज्यादा बेचेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट भी होगा। हाँ, तो ये टाइम्स में ना ये आंसर तो ज्यादा आना अच्छा है। चाहिए, तो ये इम्प्रूव हुआ है रेशियो। अब इसके रीजन ये हो सकते हैं कि तो वो इन्वेंट्री कम खरीद रहा है। रेशियो के इम्प्रूव होने का एक रीजन ये भी हो सकता है कि वो इन्वेंट्री कम खरीद रहा है। तो जब 20 टाइम्स है तो उसने 20 दफा खरीदी है, 20 दफा बेची है। अच्छा, इसका फॉर्मूला दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को कि रेशियो एक और वजह से भी ज्यादा आ सकता है। देखो, अगर एवरेज इन्वेंट्री डिक्रीज, अगर मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री डिक्रीज होगी, मैं कम इन्वेंट्री खरीद रहा हूँ, तो एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू गिर जाएगी, डिक्रीज होगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री से आपने क्या कहा, क्लोजिंग इन्वेंट्री? देखो, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू डिक्रीज हो रही है क्योंकि मैं परचेजेस कम कर दी है ना मैंने इन्वेंट्री की, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ऑब्वियसली सामान कम खरीदोगे तो ईयर एंड में सही इन्वेंट्री कम सही बचेगी। सही तो एवरेज, तो अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो एवरेज इन्वेंट्री की फिगर कम हो जाएगी। सही। एवरेज इन्वेंट्री कम हो जाएगी, इसमें डिनोमिनेटर है, तो ये रेशियो इंप्रूव होगा। अगर एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो ये रेशियो ऊपर जाएगा। तो ये एक पॉसिबल रीजन हो सकता है कि इन्वेंट्री हम कम खरीद रहे हैं। जरूरी नहीं कि हो, तो पॉसिबल रीजन एक से दो लिखते हैं। सर दूसरा दूसरा रीजन लिख सकते हैं कि एक्सेसिव कस्टमर फ्लो। इसका ये कि प्रोडक्ट डिमांड में जिसकी वजह से ज्यादा, ऑब्वियसली रेवेन्यू ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। अगर बिजनेस की डिमांड ज्यादा है प्रोडक्ट की, तो फिर जाहिर सी बात है ज्यादा मरतबा तुम्हें इन्वेंट्री खरीदनी पड़ेगी और ज्यादा मरतबा तुम बेचोगे भी, तो वो भी रीजन होगा इन्वेंट्री टर्नओवर हाई आने का। ऑब्वियसली इसकी वजह से रेवेन्यू और प्रॉफिट ज्यादा होगा। इसका एक सर और, हाँ हाँ सर पूछो। हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक पॉइंट हमने ये लिख दिया कि ज़्यादा कस्टमर है, और दूसरी तरफ हमने लिख दिया कि दूसरे पॉइंट में हमने लिखा कि यूनिक प्रोडक्ट। यूनिक प्रोडक्ट या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का रीजन है वो, इसके लिए स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं, बस तुम ये लिख दो कि प्रोडक्ट डिमांड में है और बिक रहा है तो काफी है, उसके वजह से ये बता दो कि रेवेन्यू ज्यादा होगा और प्रॉफिट ज्यादा होगा। सही इसमें सही। इन्वेंट्री से रिलेटेड रीजन ज्यादा लिख लें।
अच्छा ऑब्वियसली अगर तुम ज्यादा मर्तबा इन्वेंट्री खरीद रहे हो, ज्यादा टाइम्स इन्वेंट्री बेच रहे हो, तो तुम्हारा कैश फ्लो भी ज्यादा होगा। सही। अच्छा, अब ईयर एंड में इन्वेंट्री कम बची क्योंकि सामान ज्यादा बिक रहा है, तो इन्वेंट्री कम बची है, तो इन्वेंट्री स्टोरेज कॉस्ट रिड्यूस होगी उसकी वजह से। अब सपोज करो तुम कोल्ड ड्रिंक्स का बिजनेस चला रहे हो, तुम्हारी ज्यादातर कोल्ड ड्रिंक्स बिक गई, तो फिर तुम्हें फ्रिज कम चलाना पड़ेगा कम कोल्ड ड्रिंक होने की वजह से, सही। तो फिर फ्यूल कॉस्ट डाउन होगी तुम्हारी, फ्यूल कॉस्ट नहीं, जी सर। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट डाउन होगी, तो स्टोरेज कॉस्ट डाउन होगी इन्वेंट्री अगर बिक रही है ज्यादा तो। सही। सर सर एक इसमें मुझे याद है सर, मेरे ख्याल से एक टॉपिक आता है सर, फीफो और एफओ, सर ये हमने पढ़ा है। वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, वो अलग टॉपिक है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर है इसमें, वो भी पढ़ाऊंगा मैं। वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, फीफो और एफओ होता है उसमें, लीफो कैलकुलेट नहीं करते, आईएएस अलाउ नहीं करता उसके लिए। तो अगर ये रेशियो इंक्रीज हुआ है तो उसके रीजंस ये हैं, फिर ये रेशियो डिक्रीज भी हो सकता है। पिछले साल ये 20 टाइम्स तुम इन्वेंट्री खरीद रहे थे और बेच रहे थे, इस बार जो है वो रेशियो 10 टाइम्स हो गया, तो उसके पॉसिबल रीजन हो सकते हैं एक से दो लिखने के, या तो तुम इन्वेंट्री ज्यादा खरीद रहे हो, या सही। तुम्हारी इन्वेंट्री ऑब्सोलीट या लो क्वालिटी की है, तो वो डिमांड में नहीं है, बिक नहीं रही। अब सपोज करो तुम टाइप राइटर्स लेके बैठे हो बिजनेस में, तो वो ऑब्सोलीट इन्वेंट्री है, ऐसी बात है, नहीं बिकेगी। या तुम वीडियो कैसेट्स लेके बैठे हुए और डीवीडीज लेके बैठे हुए, अब वो ऑब्सोलीट इन्वेंट्री है, तो ऑब्वियसली वो नहीं बिकेगी। सही। इसके अलावा हो सकता है प्रोडक्ट की हमने सफिशिएंट मार्केटिंग न की हो, तो उसकी वजह से उसकी अवेयरनेस ना होती। सही। जैसे पोर्शा की जो है वो एक 2005 में 911 कैरियर जीटी आई थी, अब वो गाड़ी बहुत जबरदस्त थी, लेकिन उसकी मार्केटिंग इतनी अच्छी की नहीं गई थी, और उसके अलावा मार्केटिंग उसकी इतनी अच्छी की नहीं गई थी, तो वो इतनी बिकी नहीं थी, जबकि वो गाड़ी बहुत जबरदस्त थी, स्पोर्ट्स कार बहुत जबरदस्त थी वो। तो ऑब्वियसली उसकी सफिशिएंट मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की नहीं गई, और नेगेटिव मार्केटिंग की गई कि इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा केयरफुली करना होगा, तो लोग ना गाड़ी खरीदने से पहले ही डर गए, यार हम इसको तो कंट्रोल ही नहीं कर सकते, हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए। तो कंपनी ने उसकी नेगेटिव मार्केटिंग कर दी थी, तो उसकी वजह से उसकी इन्वेंट्री बिकी नहीं थी। इसके अलावा ज्यादा इन्वेंट्री वेयर हाउस में रखनी पड़ेगी तो स्टोरेज कॉस्ट बढ़ेगी, जिसकी वजह से प्रॉफिट रिड्यूस होगा। इन्वेंट्री बिक नहीं रही है तो ऑब्वियसली कैश फ्लो भी रिड्यूस होगा। सही है, ये पढ़ लो जरा, ये रेशियो अगर डिक्रीज हो गया तो ये उसके रीजन है। एक्सेस इन्वेंट्री बाय करने का मतलब जितनी डिमांड है उससे ज्यादा इन्वेंट्री बिना वजह बाय करके रखते हो, तो फिर तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी। जी सर, कर लिया रे। सही है। अच्छा ये रेशियो ना टाइम्स में आंसर लिखा जाता है इसका, सर समझ गया मैं, 10 टाइम्स टाइम्स 20 टाइम्स में टाइम्स। आंसर लिखा जाता है। अच्छा यही रेशियो तुमसे डेज में भी निकलवा सकता है वो, तो फिर उसमें फॉर्मूला 365। एवरेज कॉस्ट, एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365, या 365 को इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा। अच्छा डेज में एक बात सोचना कि रेशियो ज्यादा होना चाहिए या कि डेज कम हो या डेज ज्यादा होंगे, डेज में रेशियो ज्यादा होना चाहिए या डेज में रेशियो कम होना चाहिए।
सर डेज में, सर डेज में सर मेरे ख्याल से कम होता है। अब जैसे सपोज करो मैंने 15 डेज लिखा हुआ है वहाँ नीचे ना, तो इसका जी मतलब सर। है कि बिजनेस 15 डेज के अंदर इन्वेंट हर 15 डेज में इन्वेंट्री खरीदता है और इन्वेंट्री बेचता है। हर 15 दिन की साइकिल में तुम इन्वेंट्री खरीदते हो और इन्वेंट्री बेचते हो, ये मतलब है इसका। सर फिर तो ज़्यादा हुआ ना। नहीं, कम हो, जितना कम हो उतना अच्छा है। जितने कम दिन डेज के अंदर इन्वेंट्री तुम बाय कर रहे हो और सेल कर रहे हो, तो उतना ही तुम ड्यूरिंग द ईयर ज्यादा इन्वेंट्री बेचोगे, क्योंकि तुम कम दिन में इन्वेंट्री खरीदोगे और कम दिन के अंदर बेचोगे। तो डेज ठीक के है। अंदर ये रेशियो कम होना, लोअर द बेटर है। डेज के अंदर ये रेशियो कम होना चाहिए, टाइम्स में ऑब्वियसली ज्यादा होना चाहिए था। सही सर। जितने कम दिन लगे इन्वेंट्री बिकने में उतना ज्यादा अच्छा है ना, जितनी जल्दी इन्वेंट्री बिकेगी उतना जल्दी कैश जनरेट होगा बिजनेस में। तो पिछले साल सपोज करो तुम 20 दिन लगा रहे थे इन्वेंट्री बाय करने में और सेल करने में, 20 दिन की साइकिल थी। इस बार जो है वो सपोज करो सिर्फ 10 दिन की साइकिल है, ये 10 डेज की है। तो उस पर फिर ये रेशियो इंप्रूव होने के रीजन सप्लाई हो जाएंगे, सही है। जी सर। सॉरी, ऊपर है इन्वेंट्री इंप्रूव होने के रीजन। इन्वेंट्री कम बाय कर रहा है या प्रोडक्ट डिमांड में, तो उसकी वजह से वो बिक रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, कैश फ्लो इंप्रूव होगा ऑब्वियसली। जितने कम दिन में इन्वेंट्री भेजोगे उतना ज्यादा कैश आएगा। जितनी जल्दी इन्वेंट्री भेजोगे उतनी स्टोरेज कॉस्ट भी कम आएगी उसकी, तो ऑब्वियसली इसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा। अब सपोज करो पिछले साल तुम 10 दिन के अंदर इन्वेंट्री खरीद रहे थे और बेच रहे थे, अब वो 20 डेज में काम कर रहे हो तुम। 20 डेज के अंदर तुम इन्वेंट्री बाय कर रहे हो, 20 डेज के अंदर इन्वेंट्री बेच रहे हो, जबकि पिछले साल ही काम तुम 10 डेज में कर रहे थे। तो फिर रेशियो ना वर्सन हुआ है, यानी रेशियो परफॉर्मेंस जी सर। बिजनेस की डिक्लाइन हुई है। तो उस पर फिर यही रीजन सप्लाई हो जाएंगे कि ज्यादा इन्वेंट्री खरीद रहा होगा, इन्वेंट्री ऑब्सोलीट है या वो इतनी डिमांड में नहीं है, प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छी की नहीं गई है, इन्वेंट्री स्टोरेज कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, कैश फ्लो भी रिड्यूस होगा अगर ज्यादा दिन लग रहे इन्वेंट्री बिकने में, रेवेन्यूज भी ऑब्वियसली डिक्लाइन होंगे। तो वैसे ज्यादातर ये टाइम से कैलकुलेट कराते हैं, कभी कभी ये डेज में करवा लेता है इसलिए। अच्छा, फिर एक और सर इम्पोर्टेंट हमारे रेशियो, लिए कितने रहेगा टॉपिक? नॉन करंट एसेट दो रेशियो है ये। नॉन करंट एसेट टर्नओवर है अपना, ये निकलता है रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नॉन करंट एसेट से। रेवेन्यू नेट लेना होता है और नॉन करंट एसेट्स की नेट बुक वैल्यू लेनी होती है इसमें, सही है। तो फिर इसका आंसर भी ना टाइम्स में आता है। सर अच्छा, इसमें जैसे 15 टाइम्स आंसर है तो इसका मतलब है, मैं बता देता हूँ यहाँ, सपोज करो इसका आंसर 15 टाइम्स है। इस रेशियो का मेन मीनिंग तो ये है, अगर सपोज करो 15 टाइम्स आंसर था तो उसका मतलब है कि फॉर एवरी डॉलर वन इन्वेस्टेड इन नॉन करंट एसेट्स, बिजनेस इज जनरेटिंग $15 ऑफ रेवेन्यू। तो ये रेशियो एक्चुअली शो करता है कि नॉन करंट एसेट्स के जरिए बिजनेस कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है, कि नॉन करंट एसेट्स बिजनेस को रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि नॉन करंट एसेट हम दो मकसद के लिए खरीदते हैं, या तो कॉस्ट सही है रिड्यूस सर। करने के लिए खरीदते हैं या रेवेन्यू जनरेशन के लिए खरीदते हैं। अब जैसे टीसीएस है, उसने बाइक्स के अलावा ये शहजोर में और ट्रॉलर्स में भी इन्वेस्ट किया। उसकी वजह ये है ना कि वो अगर ट्रॉलर्स और ट्रक्स यूज करेगा तो वो कम टाइम पे ज्यादा डिलीवरीज कर पाएगा और ज्यादा क्वांटिटी डिलीवर कर पाएगा, तो ऑब्वियसली उससे उसका रेवेन्यू इंक्रीज होगा। जी
तो ये रेशियो जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा अच्छा है। तो ये रेशियो इट शोज द एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू जनरेट रेवेन्यूज फ्रॉम इट्स नॉन करेंट एसेट्स। ये रेशियो जितना ज्यादा उतना ज्यादा अच्छा है। सपोज करो पिछले साल ये 10 टाइम्स था, इस बार 15 टाइम्स है, तो इसका मतलब है कि बिजनेस ने या तो ज्यादा एफिशिएंट नॉन करंट एसेट्स खरीदे या पुराने ही नॉन करंट एसेट्स को ज्यादा एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। अब जैसे एस टाइल्स है, उसने ना भी 1-2 साल पहले अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने में इन्वेस्ट किया, उस और प्रोडक्ट रेंज बढ़ाने में भी। तो उसकी वजह से वो ज़्यादा यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर पाएगा, ज़्यादा यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर पाएगा तो ज़्यादा सेल्स कर पाएगा। तो नॉन करेंट एसेट्स ऑब्वियसली इसको फिर रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करेंगे। और ये रेशियो सपोज करो पिछले साल 15 टाइम्स अब 10 टाइम्स हो गया है, तो इसका ना बिजनेस अपने या तो एसेट्स एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर रहा या कोई नए नॉन एफिशिएंट नॉन करेंट एसेट्स खरीद नहीं रहा। पहले तो उसमें ये जो इस पेज में लिखा है वो पढ़ लो, नॉन करेंट एसेट टर्नओवर के बारे में। जी सर, रीड करिए। उधर नीचे का सेक्शन भी पढ़ लो। जी सर, समझ आ गया, आसान है काफी। नॉन करेंट एसेट्स रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प कर रहे हैं नहीं ये पता चलता है इससे। बाकी ये A2 का रेशियो है, सही है। वर्किंग कैपिटल साइकिल A2 में नेट वर्किंग एसेट्स टू रेवेन्यू, ये दोनों A2 के रेशियोज है, सही है। ये बाय मिस्टेक मैंने AS में लिख दी, ये A2 के रेशियोज है ये दोनों। और ये नेट वर्किंग एसेट्स कैसे निकालते हैं, तो ये भी A2 का ही पार्ट है, सही। ये तो हो गए रेशियोज और उनके एनालिसिस। अब रेशियोज को एनालाइज करना कैसे, तो उसके लिए से दो बातें समझनी है, अभी ज्यादा नहीं दिमाग नहीं चलता। देखो किसी रेशियो को खुद से देख के तो कह नहीं सकते कि रेशियो अच्छा या बुरा है। या तो मुझे इसका पिछले साल से कंपैरिजन करना होगा या किसी कॉम्पिटिटर से कंपेयर करना होगा उसको रेशियो को, सही है। तो वो उसके लिए डेटा दिया हुआ होगा उसने पेपर में। अगर वो पिछले साल का रेशियो दे रहा है, तुमसे करंट ईयर की कैलकुलेट करवाए हैं, तो ये ट्रेंड एनालिसिस होगा। इस पर तुम अपना रेशियो पिछले साल के रेशियो से कंपेयर करोगे, सही है। ये डिसाइड करने के लिए कि रेशियो इंप्रूव हुआ या रेशियो वर्स हो गया या रेशियो डिटोरेट हो गया, तो इसको हम ट्रेंड एनालिसिस कहते हैं। इंटरफर्म कंपैरिजन में ये होता है कि या तुम कंपटीटर से रेशियो अपना कंपेयर करेंगे या इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करेंगे। अच्छा, इंडस्ट्री एवरेजेस पाकिस्तान में कैलकुलेट नहीं किए जाते,
मगर दूसरे कंट्रीज में हर इंडस्ट्री का ना इंडस्ट्री एवरेज रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। अब इसमें एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इस तरह आ सकता है कि पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल की जितनी भी कंपनीज है ना, उन सबका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दें और उसका हम एवरेज निकाल दें, तो उससे हमें फिर इंडस्ट्री एवरेज मिल जाएगा। उससे भी तुम्हारा कंपैरिजन करवा सकता है, यहाँ सीआईए में इंडस्ट्री एवरेज का फिगर दिया हुआ होगा, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा उसके लिए, या तुम्हें किसी कॉम्पिटिटर का फिगर दिया हुआ होगा, उससे तुम्हें अपना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कंपेयर करना होगा। तो बस इसको रीड कर लो एनालाइजिंग रेशियोज को, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जी सर। आसान रीड कर लिया ट्रेंड एनालिसिस और इंटर फ्रॉम कंपैरिजन। जी सर, रीड कर लिया सर। एडवांटेज और डिसएडवांटेज बाद में बता दूंगा, वो बल्कि खुद भी रीड करके समझ सकते हो तुम लोग, आसान है, मैं समझा दूंगा वरना बाद में। अभी हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, सही है। ये सैंपल आंसर भी मैंने इंक्लूड किए हैं एनालिसिस करने के, तो यहाँ से तुम लोग रिवीजन कर सकते हो अपना, मैं सिखा भी दूंगा करना कैसे, सही है। ये तुम लोग के रिवीजन के लिए मैंने सैंपल आंसर भी इंक्लूड किए हैं यहाँ खुद, कि हर रेशियो कैसे एनालाइज करना है, क्या लिखना है। जी सर। इसका क्वेश्चन 2 है, The following information is available for the northern division of Blackford Industrial Limited. तो ये नॉन करंट एसेट्स हैं, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक है, ट्रेड पेबल्स, अदर पेबल्स हैं। अब यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड इसका खुद दिया हुआ है, तो तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। इक्विटी का टोटल दिया हुआ है, इसको देखो, बाकी कंपनी का इक्विटी का सेक्शन है तो भी छोड़ दो उसको। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, टोटल सेल्स दी हुई है, कैश परचेजेस दी हुई है, कैश पेड टू क्रेडिट सप्लायर्स दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। अच्छा, ये बैलेंस शीट तुम देखो तो है 30 अप्रैल 2011 की, सही है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमें 30 अप्रैल 2011 की दी हुई है, लेकिन कुछ डेटा 30 अप्रैल 2010 का भी दिया हुआ है, इन्वेंट्री और ट्रेड पेबल्स। तो अगर हमारा ईयर 30 अप्रैल 2011 में एंड हो रहा है, तो ये 30 अप्रैल 2000 एंड की जो वैल्यूज है ये क्या होंगी? सर आपकी आवाज़ कट रही थी, आप रिपीट करेंगे सर? 30 अप्रैल 2000, अगर 30 अप्रैल 2011 का हमारा ईयर एंड हो रहा है और मुझे 30 अप्रैल 2010 की ये वैल्यूज दी हुई है, तो ये क्या होंगी, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये ओपनिंग होंगी हमारी ओपनिंग सर। होगी। अभी पहले क्या पूछा उसने? Calculate the following amount for the year ended 30 April 2011. Cost of sales
सर इसमें हम परचेजेस और इन्वेंट्री ओपनिंग और वो सब डाल देंगे। बिल्कुल। अच्छा अब देखो, मुझे परचेजेस का मसला है कि वो सब कैश की दी हुई है, और उसमें अगर अब ट्रेड पेबल्स के बैलेंसेस दिए हुए ना, तो डेफिनेटली क्रेडिट पे भी परचेजेस कर रहा है, तो क्रेडिट परचेजेस मुझे निकालनी पड़ेंगी, वो दी भी नहीं है उसने। तो अकाउंट्स पेबल का अकाउंट याद है जो कंट्रोल अकाउंट्स में बनाते थे, जी सर। तो वो बना के ना मुझे क्रेडिट परचेजेस निकालनी होंगी, तो उसके लिए तुम्हें ये ओपनिंग ट्रेड पेबल्स का बैलेंस दिया हुआ है, कैश पेड टू क्रेडिट सप्लायर्स दिया हुआ है, और ट्रेड पेबल्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है तुम्हें, सही है? जी सर। तो ये डेटा यूज करके ना तुम निकाल सकते हो, और क्रेडिट तो परचेज, हम क्रेडिट, डायरेक्टली ले लेंगे सर ट्रेड पेबल। क्या मतलब? सर जो ट्रेड पेबल की हमारी अमाउंट है सर वही हमारी कैश परचेजेस वो क्रेडिट परचेजेस नहीं होगी। नहीं होगी ना, कंट्रोल अकाउंट बनाओ तो पता चलेगा डिफरेंस है। ये तो हमने कैश पे किया क्रेडिट सप्लायर्स को, ट्रेड पेबल्स तो ये ईयर एंड में कितना हमने पेमेंट नहीं की क्रेडिट सप्लायर को। अब ये इसमें 15 दिया हुआ है, इसने ईयर एंड में 15 नहीं सॉरी दिया हुआ है 55, तो 55,000 ना हमने पे नहीं किए सप्लायर को। सामान हो सकता है हमने 1 लाख का 1.5 लाख का से ज्यादा का खरीदा हो, क्योंकि कुछ तो पेमेंट हमने कर दी है सप्लायर्स को, कुछ सामान की हमने नहीं की। ठीक है सर। और मुझे ये निकालना होगा ना कि ड्यूरिंग द ईयर खरीदा कितना था सप्लायर से। ये तो ये शो कर रहा है कि हमने पे कितना नहीं किया सप्लायर को ईयर एंड में, वो ये शो नहीं कर रहा कि हमने ड्यूरिंग द ईयर खरीदा कितना है, तो कंट्रोल अकाउंट बनाना होगा इसके लिए। सर ये 55,000 हमने अभी पे नहीं किया ना। नहीं किया, ये क्लोजिंग बैलेंस है अकाउंट्स पेबल का, ये ओपनिंग बैलेंस है अकाउंट्स पेबल का, और ये कैश पे टू क्रेडिट सप्लायर्स दिया हुआ है। यही रेलेवेंट फिगर्स है जो यूज होंगी अकाउंट्स पेबल के अकाउंट में क्रेडिट परचेजेस निकालने के लिए। सर याद इसका भी है? ओपनिंग याद सर भी है? मुझे याद है। क्या सर मुझे याद है सर इसका ओपनिंग हम क्या लेंगे। ओपनिंग ये है ना 15,000, ये मैंने बताया भी। 15,000 30 रुपये हाँ सही सही सही। क्लोजिंग 55 है, और ये क्रेडिट सप्लायर को पे कितना किया ये बताया था उसने। जी सर। सर 10,000 का डिफरेंस है। 10,000 तो आंसर नहीं है, सर हमने एक तो तो इनका ये लिया डिफरेंस दे दिया कैश। भाई। हाँ बोलो। कैश पेड हमने ले लिया 60,000। हाँ, ठीक है सर उसके बाद हमने बैलेंस ओपनिंग का लिया सर अपना 15,000। अबे क्लोजिंग बैलेंस भी तो लेना है 55 का। 55,000 हमने क्लोजिंग ले लिया सर। परचेजेस क्या आएंगी अब? सही 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 एक मिनट सर। तो क्या मैंने रेशियोज कहा था कि रीड करके आना, सारे रेशियो समझाने में मुझे एक घंटा लगाना पड़ा, इतने में तो सर क्वेश्चन, लाख रुपए। अगर तुम लोग रेशियोज पढ़ के आते तो थोड़ा क्वेश्चन करने में टाइम जाता ज्यादा। सर लाख रुपए। हाँ, एक 100,000 है, या 100 ले लो उसमें। जी जी। अब कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लो, अब सारी फिगर्स है तुम्हारे पास। अच्छा लेकिन उससे पहले काम करना होगा, परचेजेस टोटल निकालनी होगी। तो अगर ये 240,000 की कैश परचेजेस है, क्रेडिट हमने निकाल ली। हाँ टोटल परचेजेस 240 कैश की परचेजेस ले लेंगे, और क्रेडिट परचेजेस ले लेंगे 100, तो टोटल परचेजेस है 340। 340। जी सर। इन्वेंट्री की फिगर हम दिखा देते ऊपर से। सर इन्वेंट्री हम 28,000 होगी ना हमारी तो अपनी। उसमें क्लोजिंग ओपनिंग लेते हैं और उसमें ओपनिंग लेंगे। अब ओपनिंग 28 है। परचेजेस हमारी 340,000। इसमें सर कैरेज वगैरह कुछ नहीं है। ये नहीं दिया हुआ,
फिर बैंक लेंगे इसमें? बैंक क्यों लेंगे इसमें? फिर कैश एट बैंक, कैश एट हैंड। कैश एट बैंक नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग इन्वेंट्री एट परचेसेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री होता है। इसमें बैंक कहाँ से आ गया? बैंक बैलेंस तो बैलेंस शीट में आता है। हाँ सही 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 सही। वैसे इसमें ओपनिंग है, परचेजेस और क्लोजिंग है। क्लोजिंग इन्वेंट्री ये है जो यहाँ 40,000 दी हुई है। 40,000 है सर। 40,000, 28,000 सर 328,000। हाँ ये यही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स यही है 328,000। इसको लिख के रखना, कोई काम आएगा आगे, सही है। जी सर लिख लिया सर। अब वो कह रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दो। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए सेल्स रेवेन्यू हम ढूंढेंगे। सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ उसने, टोटल रेवेन्यू सेल्स दिया टोटल हुआ। रेवेन्यू 480,000, तो सर इसको माइनस कर देंगे 480,000 से। थ्री ट्वेंटी एट सर ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ गया 1,52,000। सही है। एक सेकंड वेट करना, मैं पेन ला रहा हूँ। जी सर जी। जीपी 152 हो गया, सही है। अच्छा अब मुझे जी सर। प्रॉफिट फॉर द ईयर भी निकालना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने होंगे। सर ग्रॉस प्रॉफिट में से, हाँ सही 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 तो ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मसला है कि एक तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की फिगर दी हुई है, इसके अलावा अदर पेबल्स भी दिया हुआ है, तो ये डेफिनेटली सर एक्टिव एक्सपेंसेस है इसके। तो इक्विटी वगैरह भी तो आएगा ना सर? हाँ, सर ये जो इक्विटी शेयर इक्विटी प्रीमियम ये सब बैलेंस दिया शीट हुआ में आता है, इनकम स्टेटमेंट में कहाँ से आता है इक्विटी? बैलेंस शीट में लेते हैं हम इक्विटी को, है। ओपनिंग कैपिटल एट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स। तो इक्विटी का इनकम स्टेटमेंट में अच्छा कहाँ से सही आता सही है, इनकम स्टेटमेंट में अदर इनकम आ रहा है, सही सही। सर ये एक तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया हमारा 120,000। उसके बाद से है? इस पे ट्रेड एक्रूड पेबल। एक्सपेंस ऐड हो जाएगा क्योंकि अदर पेबल्स ना एक्रूड एक्सपेंसेस होते हैं। सही। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सर हम अदर पेबल ऐड कर देंगे। अदर पेबल ऐड हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और इसके अलावा सर ट्रेड पेबल है। नहीं, ट्रेड पेबल नहीं आएगा, ट्रेड पेबल तो हमने परचेसेस के लिए यूज कर लिया था। ट्रेड पेबल एक्रूड एक्सपेंसेस नहीं होता, ट्रेड पेबल्स क्रेडिट परचेसेस के लिए होता है। तो क्रेडिट में हम सही। परचेसेस करते हैं, तो वो क्रेडिट सर ये परचेसेस निकाल। ट्रेड पेबल के करंट लायबिलिटीज सही है, सही है सही 120,000। ये हमारा सर 143,000, 143,000 वो माइनस कर लेंगे 152 से। सर ये 9,000 सर नेट प्रॉफिट है। हाँ सही है, प्रॉफिट फॉर द ईयर ना 9,000 है इसका, या 9 है कह लेंगे।
सॉरी, इसमें एक्रूड एक्सपेंसेस एडजस्ट नहीं होगा क्योंकि उसने ऑलरेडी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की फिगर एडजस्टेड दी थी। अगर ये कहते कि तो पेमेंट फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो फिर हमें इस पे एक्रूड लेना पड़ता, कि 120 एज इट इज लेंगे हम, सही है। तो सर हम एक्सपेंसेस में अदर पेपर अलग लेंगे। अदर पेबल लेंगे ही नहीं इसमें, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की डायरेक्ट फिगर दी थी उसने। अगर वो ये तो कहते हैं पेमेंट है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, तो फिर हम एक्रूड एक्सपेंस ऐड करते हैं। या उसने ईयर एंड के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए, इसका मतलब ये एडजस्टेड है। तो बस सही 152 में से ये 120 माइनस कर दो। सर, वैसे अगर इस पे डेट ना दी हुई और इस तरह इस पे दी हुई है तो फिर हम ऐड करेंगे। हाँ। सही। तो ये 9,000 से मैं सर हमारा वो कितना। और बोलो। सर हमारा वो क्या कहते हैं, अदर पेबल कितना था सर। अंदर पेबल 23 है, उसको इग्नोर करना भी इसको कोई काम नहीं है। अच्छा, ये कुछ कैलकुलेशंस कराएंगे, अब तुम देखना जरा। ये जो अभी हमारी बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, नॉर्दर्न डिवीजन की है, सही है, ब्लैकफोर्ड इंडस्ट्रियल की। और ये जी रेशियोज सर। किसके दिए हुए उसने? Southern division also for the giant field the following सर साउथर्न डिवीजन के। हाँ, तो ये वही मिसाल है कि जैसे टोयोटा का एक अमेरिकन, एक पाकिस्तान का डिवीजन है, एक इंडिया का डिवीजन है। तो ये हो सकता है उनका कंपैरिजन हो रहा हो आपस में। तो ये एक ही कंपनी के डिफरेंट डिवीजन जैसे ही है। जैसे टोयोटा फॉर इंडिया का टोयोटा अलग है, पाकिस्तान का टोयोटा अलग है, जापान का टोयोटा अलग है। तो टोयोटा के जैसे डिवीजन है ना। जी सर। और जैसे जेबिस्ट है, जेबिस्ट का या कराची का डिवीजन है, फिर लाड़काना का डिवीजन है, और फिर दुबई में भी है। जी सर। तो इस सेम कंपनी की डिफरेंट ब्रांचेस या डिफरेंट डिवीजन कंपेयर हो रहे हैं, सही है। तो ये साउदर्न डिवीजन के उसने रेशियोज दिए हुए कुछ। मार्कअप है, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज है, एक्सपेंसेस टू सेल्स है, नेट प्रॉफिट परसेंटेज है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। अच्छा, इन्वेंट्री टर्नओवर से टाइम्स में दिया है, और फिर एसिड टेस्ट रेशियो है, सही है। अब रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? Calculate each of the same ratios for the Northern Division of Blackford Industry Limited for the year ended 30th April 2011. The calculation should be correct to two decimal places. अच्छा, मार्कअप में लास्ट में बताता हूँ, पहले तुम बाकी कर लो, सही है। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज है, और क्वेश्चन खोलना पड़ेगा तुम्हें अपने पास। ये मैं करके दिखाऊंगा, तुम ट्राई करना चाहोगे रेशियोज ये? सर मैं कर लूँगा सर पहले मैं। चलो सही है, अगर करते हो तो बहुत अच्छा है। तो ओपन कर लो अपने पास क्वेश्चन को, सही है। जल्दी करना नहीं। सर वो क्वेश्चन लोड हो रहा अब कहीं भी पूछो ना तो मुझसे फॉरन पूछो, सही कैसे करना है कैलकुलेट, मसला नहीं। है। जी सर।
सर ये कौन सा ईयर है? 30 अप्रैल 2011 और 30 अप्रैल 2011 के रेशियो दूसरे डिवीजन के दिए। ईयर सर एंड। ये पेपर कौन सा ईयर का है? अच्छा, 2000 क्या? ये जून 2011 का पेपर 22 है। ये मेरा ही पेपर है जब मैंने एएस दिया था। और उसमें क्वेश्चन 2 है। सर 22 है। 22 है। सही सर, मिल गया पेपर। अच्छा सर, ये जो लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ 28.57, सर ये उसी वैल्यू पे होगा जो हमने निकाली है? ये तो उसने दूसरे डिवीजन के रेशियो दे हुए, हमें अपने निकालना है। उसने कहा कि अब नॉर्दर्न डिवीजन के निकालो, तो ग्रॉस प्रॉफिट को रेवेन्यू से डिवाइड कर दो, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी। ग्रॉस प्रॉफिट तो हमने नहीं कैलकुलेट सर, तो किया, ये रेवेन्यू से दिया हुआ है। नहीं सर, सर मेरा मतलब है ये जो फॉर एग्जांपल से जैसे ग्रॉस प्रॉफिट हम रेवेन्यू से डिवाइड करेंगे, तो रेवेन्यू सर ये ऊपर से वाली उससे ही लेंगे ना सर, इनकम स्टेटमेंट सर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सर। नहीं, टोटल रेवेन्यू यहाँ दिया हुआ है ना इसमें, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 480। और कुछ ऑब्वियसली वैल्यूज बैलेंस शीट से एक भी देख मिनट सर, सकते हो, एक लेकिन मिनट आप। रेवेन्यूज में यहाँ दिया हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ग्रॉस प्रॉफिट तो सही सही, मतलब सर इसी जगह से लेंगे ना सर हम हाँ, सारी वैल्यूज? की जगह से। सही सही, सही सही। सर ये ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज से ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू इनटू 100 होगा सर? हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो परसेंटेज टर्म्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं इसलिए। थर्टी वन पॉइंट सिक्स सिक्स सर, इसको 32 कर देंगे, 32%। यार इसको 2 डेसिमल प्लेस पे देने के बाद में तो सर 31.6 है। 31.6, उसके 2 डेसिमल प्लेस का मतलब क्या होता है? डेसिमल के बाद के 2 नंबर देखने होते हैं। दो नंबर लेंगे ना सर, तो तो 31.66%। 32 डिवाइड बाय 480, तो ये 31.66 है। लेकिन तुम ये सही देखोगे जो सर, डबल सिक्स के बाद भी 6 चल रहा है, तो बहुत छोड़ है। 31.67 करना होगा इसको। 67 करना होगा। हाँ, क्योंकि डबल सिक्स के बाद 6 है। 2 डेसिमल प्लेस करा है कि तीसरे नंबर को भी तुम देखोगे, अगर वो 5 ईयर्स से बड़ा है ना, तो सेकंड नंबर जो है वो राउंड ऑफ हो जाएगा, तो वो 6 की जगह 7 हो जाएगा सेकंड नंबर डेसिमल के बाद का। सही है, जी सर। तो 31.67% होगा। परसेंटेज जरूर लगाना, वरना आंसर के मार्क्स नहीं मिलेंगे। 30% लगाएगा। चलिए, एक्सपेंसेस टू सेल्स क्या होता है सर? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को रेवेन्यू से डिवाइड करा देंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए उस लेवल के, उसी को रेवेन्यू से डिवाइड करा तो एक्सपेंसेस टू सेल्स रेशियो आ जाएगा। वरना फिर ये करना होता है कि जो इनकम स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की फिगर निकाली होगी वो यूज करनी होगी, उसको डिवाइड करा दो रेवेन्यू से, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, क्योंकि ये भी परसेंटेज की टर्म्स में आंसर लिखना होता है, तो आ जाएगा एक्सपेंसेस टू सेल्स बताना कितना है। सर तो हम ये कर लेना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू इनटू हाँ, 100। अभी तो यही करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100।
सर ये 25%। 25% है, ये सही है। अब प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं। अच्छा, एक पुराना सवाल है, इसमें नेट प्रॉफिट परसेंटेज यूज किया, अब इसे प्रॉफिट परसेंटेज ही कहते हैं, सही है। तो उसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर को रेवेन्यू से डिवाइड कर दो, आ जाएगा। सर तो नेट प्रॉफिट को रेवेन्यू से डिवाइड करना है। हाँ, प्रॉफिट फॉर द ईयर है ना, प्रॉफिट फॉर द ईयर कहते हैं, नेट प्रॉफिट का वर्ड अब एक्सेप्टेबल नहीं, पेपर में नहीं लिख के आ जाता नेट प्रॉफिट। अब प्रॉफिट फॉर द ईयर कहा जाता है उसको, उसको रेवेन्यू से डिवाइड कर दो, हाँ तो आ जाएगा आंसर। सर ये आ रहा है 6.67। हाँ सही है, बिल्कुल परसेंटेज लगा देना बस आंसर के साथ, सही है। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दो। जी सर। इसके लिए भी एक चीज बताओ, तो तुम इसके लाइबिलिटीज देखो तो उसकी कोई नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं है, इसकी कोई नॉन करंट लाइबिलिटी जी नहीं है सर। ना हसन, बैलेंस शीट अगर देखो उसकी तो जी सर। इसका मतलब इसके कोई लोन्स नहीं है, इसका मतलब इस कंपनी के लेंडर्स नहीं, टोटल इक्विटी से फाइनेंस हुई है कंपनी। तो इसके लिए तुम देखो इक्विटी की और कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर इसमें इक्वल आ रही है, तुम देखो इसमें इक्विटी की जो फिगर है वही कैपिटल एम्प्लॉयड की भी है। तो उसमें प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब नहीं, जो प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाला हुआ है ना 32,000 का, वही यूज हो जाएगा। तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, प्रॉफिट फॉर द ईयर को इससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई पे 100 कर दो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, सही है। तो मैं सर समझ इसे आएगा, डिवाइड कर दूँ प्रॉफिट फॉर द ईयर को। प्रॉफिट फॉर द ईयर ही डिवाइड हो जी जाएगा सर। इससे, कैपिटल एम्प्लॉयड से, क्योंकि इसके लोन्स नहीं ना कोई, तो तुम इसको देखो इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर्स इक्वल है, तो इसका मतलब कंपनी इक्विटी से फाइनेंस हुई है सारी। तो फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर ही यूज हो जाएगा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस की जगह। सही सर। फिर कंपनी कराऊंगा तो ये चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। सर ये 6.875%। एक 14% समथिंग आ रहा है, 32,000 को अगर मैं डिवाइड करूँ 220,000 से, हाँ सही 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 सही। मैंने सिर्फ एक जीरो कम लगा दिया। क्या आ रहा है आंसर अब? सर ये आ रहा है 14.54, लेकिन हम कर देंगे सर 454 ही करेंगे ना सर। एक 5-5 होगा क्योंकि 5 है, तीसरा नंबर 5 है इसका। 545 सही से। परसेंटेज जरूर लगाना क्योंकि फोर्टीन पॉइंट प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है। फाइव फाइव परसेंट अब इसके बाद ये रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर कैलकुलेट कर लो। सर ये हो जाएगा हमारा सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज पहले एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री निकाल लो आसान, पहले ना एवरेज इन्वेंट्री निकाल लो, तो ओपनिंग इन्वेंट्री जो कि 28,000 की प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2, पहले एवरेज इन्वेंट्री की फिगर निकाल लो। 1000 प्लस 40,000 सर ये आ गया हमारा 34,000 एवरेज इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ सेल से डिवाइड कर दो एवरेज इन्वेंट्री, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टर्नओवर आ जाएगा टाइम्स में, टाइम्स का यही फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। सर इनको उसको भी हैंड टू हंड्रेड करेंगे। नहीं नहीं, ये टाइम्स में आंसर होता है, इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं होगा। देखो ना उसने भी टाइम्स में दिया है कॉम्पिटिटिव का भी, तो तुम्हें टाइम्स में निकालना ही आंसर, उसमें मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं होता, मल्टीप्लाई बाय 100 होता है परसेंटेज के लिए। सर तो ये आ जाएगा 14.11 आ रहा है सर, तो उसको 14.11 टाइम करेंगे। नहीं, मुझे लग रहा है गलती है कहीं,
क्योंकि एवरेज इन्वेंट्री की बात कर ले 40 + 28 डिवाइड बाय 2। एवरेज इन्वेंट्री कितनी थी तुम्हारी? सर 34,000। तो अगर मैं 328 को डिवाइड करूँ 34 से, तो ये तो 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 328 थी ना कॉस्ट ऑफ सेल्स, तुमने ही निकाली थी, वो सही जी थी। सर 328 ही लिया हूँ। तो डिवाइड 328 करना है 34 से। डिवाइड ही क्या था, एक मिनट सही सर 9.647, तो 9.65 लेंगे सर। बिल्कुल। और टाइम्स लिखना, टाइम जरूर लिखना। 9.65 टाइम्स। अब ये लास्ट है लिक्विड टेस्ट एसिड, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो है। इसके लिए तुम्हें सिंपली ये करना है कि जो करंट एसिड्स का टोटल दिया हुआ है ना, इसमें से इन्वेंट्री की फिगर माइनस कर दो और उस फिगर को डिवाइड कर दो करंट लायबिलिटीज से, तो तुम्हारा एसिड टेस्ट रेशियो आ जाएगा। 118 माइनस 40 78,000। तो इसको क्या करना था? 118 माइनस 40 डिवाइड बाय 78। 118 में से इन्वेंट्री माइनस कर दी तुमने, जी सर वो 78,000 आ गया। 78 डिवाइड बाय 78 क्या आएगा? 1 होगा आंसर। जी सर, तो 1 ही इसको आया वन सर। इसको 1:1 लिखना है। इसको इस तरह लिखना है 1:1। 1, 1.1। 1.1। इसको 1:1 कहते हैं इसको, सही है। जी सर 78,000। तो ये अच्छे खासे मार्क्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब पहले मैं जरा तुम्हें इसकी मार्क्स स्कीम दिखा देता हूँ कैलकुलेशन के लिए, वो इम्पोर्टेंट है। यूनिट्स पे घपला नहीं करना है किसी कीमत पे। ये मेरा ही पेपर था, सबसे आसान सवाल यही था। अब तुम ये खुद देख लो रेशियोज में, यूनिट लगाने आंसर के साथ। जी और सर। आंसर में देखो उसने यूनिट लगाई, तो परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी की रेशियो से उनके साथ परसेंटेज लगाई है। जो टाइम्स में जैसे रिटर्न ऑन रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर है तो टाइम्स लगाया है। लिक्विड रेशियो को उसने 1:1 में लिखा है। उसके बाद इस पार्ट में क्या कह रहे हैं, अब सी पार्ट पढ़ना जरा। Using the profitability ratio, compare the performance of northern and southern division of Blackfoot Industries and explain the significance of each ratio. वो इररिलेवेंट है, सिर्फ रेशियोज का कंपैरिजन करना, वो भी सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का करना है, सबका करना भी नहीं है। सिर्फ 1 2 3 4 5 यूज होगा, बाकी किसी को भी यूज नहीं करना एनालिसिस में, सही है। और ये है कितने, 10 जी मार्क्स का। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो ये मैं ही करके दिखा दूं, मैं लिख के आंसर भेज रहा हूँ, उसको पढ़ लेना तो तुम्हें आइडिया सर। जाएगा। कर दूं भी मैं इसको? जी सर। सही, मैं इसको यही कर रहा हूँ, तुम्हें आइडिया हो जाएगा। और फिर तुम अगर चाहो तो मैंने नोट्स को भी रेफर कर सकते हो, वहाँ मैंने सैंपल आंसर्स भी लिखे हुए कि जनरली रेशियोज पे कमेंट करना किस तरह होता है। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पे बात कर लेते हैं। मेरा 31.67 है, इसको कॉम्पिटिटर का कितना है, साउदर्न वाले का कितना है? सर साउथर्न वाले का ग्रॉस प्रॉफिट है मार्जिन 152,000। नहीं, अमाउंट नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, परसेंटेज की। अच्छा इसका परसेंटेज सर, 28.5 करना है। परसेंटेज सर है 31.67। हमारा 31.67 में, ये पूछ रहा हूँ कॉम्पिटिटर का कितना है साउदर्न डिवीजन का, उससे कंपैरिजन करना है बेस पे अपना। अच्छा ये सर हमारा है 28.57। हमारा ज्यादा है, साउदर्न का ज्यादा है। सर ये हमारा ज़्यादा अच्छा, और उसमें ना मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन समझनी है पहले तो। देखो 10 मार्क्स का है और 5 रेशियोज पे बात करनी है 10 मार्क्स के लिए। है। सही। तो 1 मार्क्स तो ये बेटर वर्ड्स लिखने का होता है, और एक रीजन लिख दो हर रेशियो का तो काफी होगा। मैं जैसे करके दिखाता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। और उसमें हायर और लोअर नहीं लिखना है, कुछ और लिखना है बल्कि। अब जैसे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मेरा अच्छा है ना,
एक मार्क्स तो इसी का हो जाएगा। तो मैं पहले तो देखना कि बेटर है या वर्स है। तो यहाँ हायर लोअर इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिखना, तो मैं बेटर और वर्स के वर्ड यूज करने, सही है, कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बेहतर है साउदर्न से। और ये नहीं लिखना कि रेवेन्यू ज्यादा है, ये लिखो कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, इस माइट बी चार्जिंग अ हायर सेलिंग प्राइस। सही है, जी सर। हायर सेलिंग प्राइस चार्ज कर रहा है, तो इसका चलो एक और लिख देता हूँ। जब भी चीपर सप्लायर की बात करो तो ये बताना रिजल्टिंग इन लोअर परचेज कॉस्ट पर यूनिट, तो सही है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के बारे में लिख दिया मैंने। दूसरा प्रॉफिट मार्जिन है। अब मेरा प्रॉफिट मार्जिन 6.67% है जो तुमने कैलकुलेट किया, और सही भी है। उसका कितना है साउदर्न वाले का? सर आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही थी, साउदर्न वाले का क्या सर? साउदर्न वाले का प्रॉफिट मार्जिन कितना है, यानी नेट प्रॉफिट परसेंटेज उसकी कितनी है? हमारी तो 6.67% है, उसकी हमारी कितनी? 6.67, उसकी है सर 8.57। प्रॉफिट मार्जिन उसका बेहतर है ना? जी सर। तो या तो ये लिखेंगे कि साउदर्न का प्रॉफिट मार्जिन बेटर है नॉर्दर्न से, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि नॉर्दर्न का प्रॉफिट मार्जिन वर्स है साउदर्न से। इसका सिर्फ एक ही रीजन लिखा है, क्योंकि एक मार्क्स तो बेटर वर्स लिखने का ही होता है, पर एक मार्क्स रीजन का होता है, सही है। रेशियोज की राइटिंग इस तरह की जाती है। अगर कोई रेशियो इतना अच्छा एनालाइज करना नहीं आता तो कम से कम बेटर वर्स ही लिख दो, एक मार्क्स मिल जाएगा। इसके बाद है एक्सपेंसेस। अच्छा, इसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। अच्छा, एक्सपेंसेस टू सेल्स रेशियो भी, बल्कि एक्सपेंसेस टू सेल्स बताना मेरा 25% है, उसका कितना है साउदर्न का? सर एक्सपेंस टू सेल से 20% है उसका। तो 20% है, मेरा कितना है? सर हमारा पच्चीस एक्सपेंस टू परसेंट है, सेल है 25%। हमारा ज्यादा है। अच्छा, अब एक मसला है कि प्रॉफिट मार्जिन और उसने एक्सपेंसेस टू सेल्स रेशियो का एनालिसिस एक साथ मांग लिया, तो इसमें एक काम कर सकते हैं, ये जो अभी हमने एनालिसिस लिखा है इसको एक्सपेंसेस टू सेल्स रेशियो कर दो, फिर मैं ये बताता हूँ प्रॉफिट मार्जिन के लिए यहाँ क्या लिख सकते हैं। क्योंकि हमारा एक्सपेंसेस टू सेल्स रेशियो ज्यादा है साउदर्न से, तो उसका ना हमारा एक्सपेंसेस टू सेल्स रेशियो वर्स है साउदर्न से। और उसकी वजह यही है कि हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू साउदर्न। जी सर। प्रॉफिट मार्जिन भी ऑब्वियसली हमारा वर्स है, इसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन ऑफ साउदर्न ऑफ नॉर्दर्न इज वर्स देन साउदर्न। अब यहाँ ये लिख सकते हो कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम होगा उससे साउदर्न से, मगर नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो हमारा ज्यादा है, तो उस पर बस सिंपली लिखते हैं एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज्यादा है। सही।
तो ये भी हमें बड़ा देखना है। अगर मैं ये कह दूंगा कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम इन कंपैरिजन टू साउदर्न, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो हमारा ज़्यादा है साउदर्न से, तो हम ये नहीं देख सकते कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कम है। अगर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कम होता तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी कम होता साउदर्न से, लेकिन वो केस नहीं है। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की है। और मैं से ना ये दोनों का एक साथ एनालिसिस मांगता है, इस पर मांग दिया तो उस पर इस तरह मैनेज करना पड़ेगा कि एक्सपेंसेस वाला रीजन एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो के साथ लिख दो, प्रॉफिट मार्जिन के साथ सिंपली टोटल में बात कर दो कि बस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम या ज़्यादा है। अच्छा, आरओसी का क्या सीन है? मेरा 14.55% है, उसका कितना है साउदर्न डिवीजन का? सर ROC उसका सर 18%, ज़्यादा है सर। आरओसी भी उसका ज़्यादा है। सही है, मैंने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी लिख दिया, इसके दो लिख दिए मैंने कि एक तो इन्वेस्टर्स को लोअर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है इन कंपैरिजन टू साउदर्न, इसके अलावा इसका प्रॉफिट फॉर द ईयर लो है, जो कि हमें प्रॉफिट मार्जिन से भी पता चल रहा है कि हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो कम होगा प्रोबेबली साउदर्न से। तो वो भी रीजन हो जी सकता है सर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम होने का। मार्कअप फिर मैं कल बता दूंगा, सही है। ये भी आंसर इतना छोटा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने कम लाइंस में फिट किया है और मैंने लाइंस में गैप भी नहीं दिया। इसको वैसे नोट करने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम बेटर वर्ड्स के आंसर वहाँ नोट से भी पढ़ सकते हो मेरे, सही है। जी सर। वहाँ मैंने सैम्पल आंसर दिए हुए कि बैटर को किस तरह एनालाइज करना है, वर्ड्स को किस तरह एनालाइज करना है, तो थोड़ा समझ आए तुम्हें? जी सर। अच्छा, इसके मार्क्स की बस एक चीज दिखा रहा हूँ फिर ओवर करते हैं। ये देखो मार्किंग स्कीम क्या होती है रेशियोज की, 1 मार्क ईच फॉर बेटर और वर्ड्स। तो अगर तुमसे बेटर वर्ड्स लिख देते हो तो 5 मार्क्स तो तुम्हें से वैसे के मिल जाएंगे। और देखो एग्जामिनर किस चीज के लिए मना करता है, डू नॉट एक्सेप्ट हायर लोअर ग्रेटर लेस और मोर लेस, ये नहीं बेटर और वर्ड्स लिखना है, सही है। मार्क स्कीम में देखो सही बात, मेजोरिटी स्टूडेंट्स ये हायर लोअर इंक्रीज डिक्रीज मोर लेस लिख रहे होते हैं, तो इसके एग्जामिनर कोई क्रेडिट नहीं देता, क्रेडिट इस चीज का है। और ये देखो उस भी वैसे ही लिखा है, बेटर ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज एक्सपेक्ट। बेटर सर मतलब बेटर लिखना है, हायर या लोअर नहीं लिखना। हाँ, हायर लोअर नहीं लिखना है। अगर रेशियो इंप्रूव हुआ है तो तुम बेटर का वर्ड यूज करो, अगर रेशियो जैसे मेरा बुरा है तो उसके लिए वर्ड्स का वर्ड यूज करो, सही है। हायर या लोअर यूज नहीं करना है, इंक्रीज या डिक्रीज यूज नहीं करना है। सही। अब देखो उसमें भी एनालिसिस ऐसे कि सेल्स प्राइस हाई हाई मार्केट, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस हाई टू सेल हाई प्राइस प्रोडक्ट। और दूसरा पॉइंट भी एक्सेप्टेबल है प्रोवाइडेड जस्टिफाइज द बेटर वर्ड्स स्टेटमेंट। अच्छा, फिर मैंने कहा था 5 मार्क्स बेटर वर्ड्स लिखने को देंगे, हर रेशियो का एक एक रीजन दे दो तो 1 मार्क्स उसका है, सही है। तो इस तरह 10 मार्क्स बनेंगे इस क्वेश्चन में जाके। सही है स्थान, चलो फिर ओवर करते हैं क्लास, कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, 15-20 मिनट में क्वेश्चन और करा दूंगा मैं। इसके बाद फिर वो बैंक रिकन्सिलेशन करेंगे कल, सही है। जी सर। बैंक रिकन्सिलेशन छोटा टॉपिक है, कल ही खत्म हो जाएगा, उसकी थ्योरी एसेस ना होने के बराबर है, उसमें थ्योरी है ही नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है। सही सर। चलो सही है, अल्लाह हाफिज।